उन सबको प्रणाम करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि वैसे जो राणा जी ने जो बोला है, नरेंद्र जी ने, उसके बाद किसी के पास बोलने के लिए कुछ बचता नहीं। यदि हम उनकी कई बातों की पूरी व्याख्या कर लेंगे तो हमको इसका सलूशन मिल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं जितना इलाबोरेट कर पाऊँगा या मैं अपनी तरफ से जितना लोगों के बीच रहा हूँ उसके हिसाब से, जितना किसानों के बीच रहा हूँ, जो दर्द किसान का है वो आप समझते हैं। मुझे ऐसा लगा आप यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, हम भी आए हैं, तो मैं ये मान रहा हूँ कि हम सब लोग उस दर्द को समझते हैं। लेकिन क्या किसान को भी पता है कि आप उसका दर्द समझते हैं? मतलब ये एक बड़ा सवाल है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो संगठनों में रह करके किसानों की भलाई की बहुत सारी बातें करते हैं, और जो यहाँ पर बातें हो रही होती हैं उनमें से एक भी चीज़ किसान को नहीं चाहिए होती है। अगर आप उसके पास जाएंगे और बात करेंगे तो असल में वो मूल रूप से ही जीना चाहता है, कुदरती रूप से ही। और कुदरती रूप से जीने के लिए जो राणा जी ने जो शब्द बोले ना, उनसे बेटर शब्द आपको नहीं मिल सकते। सहज, सरल, शांत, स्वतंत्र, सहभागी होकर, एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के उपयोगी, सम्मानपूर्वक हैं, और स्वाभिमान से आज़ाद। और इसीलिए उसने खेती चुनी थी, और इसीलिए उसने कहा था कि खेती सबसे बेहतर काम है, दुनिया का सबसे उत्तम काम, इसलिए बोला था। इसीलिए उसने कहा था कि जब ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले आए ना, चोर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डेयरी रिसर्च वाले, सॉइल रिसर्च वाले चोर आए, जब कौन है ये, जाकर इनकी डेप्थ में जाओगे ना, जो आपने जो शुरू में बोला था, एक एपीआई शब्द बोला था, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो कहाँ से आता है मालूम है आपको? जमीन से कच्चा तेल निकाला जाता है, उससे पेट्रोल और डीजल बनता है। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें गैस निकलती है, नेचुरल गैस, फिर बाद में पेट्रोल, फिर डीजल, फिर कैरोसिन एंड पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है। और इसके लास्ट आइटम जो मतलब कोलतार वगैरह के बाद, सब कचरे के बाद में सबसे लास्ट जो मटेरियल गंध होता है उसका नाम होता है एपीआई एक्चुअली। और वो सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि दवाई बनाने के लिए। और अब लोगों को मालूम पड़े कि पूरी दुनिया के लगभग 70% तेल के कुएं आपको दिखाई अमेरिका के अंडर पड़ते हैं, लेकिन असल में वो रॉकफेलर फाउंडेशन के पास हैं, जिसने स्वामीनाथन को किराए पर रखा था। और हरित क्रांति की, जिस स्वामीनाथन आयोग की हम बात करते हैं, C2+50 की, उसने जो रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि एक्चुअल प्रोपेगेंडा ये है कि किसान को व्यापारी बनाना है। इस गेम को नहीं समझे हम। समाज को तोड़ने का एकमात्र रास्ता है किसान को व्यापारी बनाओ। जमीन हथियाने का एकमात्र रास्ता है भारत को खत्म करो। भारत कौन है? जो व्यापार से नहीं चलता, जो व्यवहार से चलता है, केवल वो भारत है। और वो केवल गांव में है, और वो केवल खेती के साथ है। और जिन तबकों का जिक्र राणा जी ने किया कि किसान को अपना जीवन, किसान को नहीं, आदमी को जीवन जीने के लिए जितने काम और जितनी चीजें चाहिए, वो सारे के सारे व्यक्ति जब बैठकर यहां बात करेंगे कि किसान तभी बचेगा जब मेरा कुम्हार भी बचेगा, लोहार भी बचेगा, धोबी भी बचेगा, नाई भी बचेगा, हर काम को करने वाला व्यक्ति जब बचेगा, तभी केवल किसान बचेगा। और जब वो व्यवहार आधारित होगा, ना कि व्यापार आधारित। और ये बात उनको मालूम थी, तो उन्होंने, अगर थोड़ा डिटेल में जाएंगे आप, तो 1970s के दौर में जब हरित क्रांति का नौटंकी हुआ, इट वॉज अ प्योर प्रोपेगेंडा। कोई देश के अंदर अनाज की कमी नहीं थी। आज आप देख लीजिए, आज अपने देश में जितने अनाज की जरूरत है उससे लगभग 20 गुना अनाज पैदा होता है आज के टाइम पर। और आज भी एफसीआई के पास अब अनाज खत्म हो चुका है। इस टाइम पे एफसीआई के पास अनाज खत्म हो चुका है, और सिर्फ अडानी और अंबानी के साइलोज में अनाज पड़ा हुआ है। सारे एफसीआई खत्म कर दिए हैं। गृह युद्ध की स्थिति बनाई जा रही है, विश्व युद्ध के लिए हालात बनाए जा रहे हैं,
पूरे देश में फूड क्राइसिस की तैयारी चल रही है, पानी को कंटेमिनेट करके टेस्टिंग किया जा रहा है, लोगों का टेम्परामेंट, और वही हालात लाए जा रहे हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में थे। हम लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया था उस वक्त अंग्रेजों ने कि आपके सिपाही वहां लड़ने के लिए गए हुए हैं, उनके लिए अनाज चाहिए होता है, तो किसानों ने अपने घरों का अनाज उनको दे दिया था जो 2-2 साल का स्टोरेज रखते हैं। तब उनके पास थोड़ा सा अनाज की किल्लत पड़ी थी, और क्योंकि 1945 में हार्प टेक्नोलॉजी को ये लोग विकसित कर चुके थे। हार्प के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, देखो हमें मालूम ही नहीं है। HAARP ये हाई एक्टिव ऑरल रिसर्च प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर हवा के अंदर मौजूद आयनों को प्रेशराइज करके, केमिकल डाल करके, और वो मन मर्जी का प्रेशर क्रिएट करके तेज हवाएं, आंधी, भूकंप, बारिश, सूखा, बाढ़ लाया जा सकता है। मालूम होगा इस बात का। और ये प्रोसेस आज से नहीं चल रही है। अभी जो पंजाब में बाढ़ की प्रक्रिया चली थी, इट वाज ऑल मैन मेड, ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा। उत्तराखंड में, हिमाचल में और इधर पहाड़ी क्षेत्र में, हिमालय में जितने भी वो बादल फटने की प्रक्रिया हुई थी वो सारी मैन मेड थी। पिछले साल और इस साल इन लोगों ने एक जहाज से केमिकल छिड़का था कैमट्रेल के जरिए। जो जहाज के पीछे एक लंबी सी लाइन आपको दिखाई देती होगी, उसको गौर से देखिएगा, वो 2 घंटे के बाद टूटे हुए बादलों का रूप धारण कर लेती है। 3 प्रोसेस साथ में चल रहे हैं, प्रोजेक्ट ब्लू बीम, सन डिमिंग मतलब सूरज की धूप को कम करने का प्रोसेस, और क्लाइमेट के अंदर चेंज। ये लोग मन मर्जी का चेंज लेकर के आ रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं उस प्रोसेस से कि जिस वक्त किसी भी देसी पौधे में फल लगने का, फूल लगने का समय आता है, देसी कीकर है जैसे, उसका उस टाइम के बुखार में सबसे ज़बरदस्त रहता है उसका फूल। फिर जब निमोली आने का टाइम होता है नीम में, आपने देखा होगा पिछले साल पूरे भारत में देसी नीम पे निमोली नहीं आई थी, सूख गए थे जिस टाइम पे फूल आने का टाइम आया था। वो अचानक, वो कोई कुदरती नहीं था, वो आसमान से ऐसे केमिकल छिड़के जा रहे हैं जिससे कि देसी कुछ भी हो, यानी आपने टीका नहीं लगाया हुआ, आपकी स्किन पे कुछ पड़ेगा, उस पे असर हो जाएगा। आपके डंगर बाहर बंधते हैं, उनके डंगरों के ऊपर जो लंपी जैसी बीमारी आई थी वो, उसको फिर वो वैक्सीन लगाने की कोशिश करेंगे। मतलब डीएनए बदलना है उनको। आपके खेत में देसी फसल होगी, उसके ऊपर एक अचानक सी कोई बीमारी आ जाएगी, जिस टाइम पे फसल आने की बारी आएगी तो आपको हाइब्रिड बीज लेना पड़े। इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। जैसे आपने बोला था, विस्थापन की बात हो रही थी कि हमें गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है, हमको कर्जा लेना पड़ रहा है, हमको एमएसपी लेनी पड़ रही है। दिक्कत क्या है? वो किसान अपने बच्चे को कहता है कि बच्चे खेत में कुछ नहीं रखा, गांव में कुछ नहीं रखा, और फिर वो बच्चा बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए और फिर नौकरी करने लग जाता है, और वो अपने बाप को फिर देख रहा होता है कि मुझसे तो पिछले 30-40 साल से बोल रहा था खेती में कुछ नहीं रखता, और खुद खेती किए जा रहा है। और वो उसको कहते हैं कि तू इसको बेच के मुझे अमेरिका ही भेज दे, या इसको बेच के कोई प्लॉट ही ले ले, इसको बेच के कोई बिजनेस ही कर लेते हैं, क्योंकि तुम तो खुद ही कह रहे थे कि खेती तो घाटे का सौदा है। अब ये घाटे का सौदा है या बनाया गया? जैसे मुझसे पहले मेरे सीनियर वक्ताओं ने कहा कि छोटे जो किसान हैं वो खेती नहीं कर पाएंगे, परंतु यदि हम यहाँ पर सचमुच किसान की समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं तो क्या उस छोटे किसान को खत्म करना समस्या का समाधान होगा? क्या छोटे किसान से जमीन छीन लेना समस्या का समाधान होगा, या छोटे किसान को किसी बड़े चंक का हिस्सा बना देना उसका समाधान हो सकता है? मतलब वो इंटैक्ट रहे वैसा का वैसा। यानी इसका रास्ता कहाँ से निकल के आता है? फिर से पूरे भारत की संरचना से निकल कर आता है, मुझे तो ऐसा लगता है। भारत की संरचना में क्या है कि भारत का जो हाथ है, भारत के लोगों का हाथ है, वो ऐसे रहता है देने वालों में। और यहाँ बड़ा कमाल की बात है, यहाँ मांगना बड़े अधिकार से होता है। मतलब अपने घर में होना, फिर भी जानबूझकर पड़ोसियों के साथ लड़ाई हो रही होती है तो हम आग मांगने भी चले जाते हैं। मतलब कई बार हम ये कहते हैं कि हम यहाँ आग मांगने का भी रिवाज है, ज़बरदस्ती रिश्ता बनाए रखने का, कि हम इस प्रोसेस को, इस जुड़ाव को बना के रखें। अब अन्नदाता को मैं परसों एक गांव में संबोधित परसों नहीं, ट्रेनिंग से पहले की बात है, मैं एक गांव में संबोधित कर रहा था, तो मैंने एक बुजुर्ग से कहा कि
दादा एक बात बताओ, वो काफ़ी बुजुर्ग थे, 70-75 साल के रहे होंगे, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे एक बात बताओ, ये सरकार वाला जो 5 किलो अनाज है ये आप लेते हो क्या? उसने कहा नहीं हम नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं लेते हो? बोला कि हमारा ठीक ठाक चल रहा है। मैंने कहा तुम्हारा उधर जो ये CHC सेंटर वाला है, कोटे वाला है, उसमें नाम चढ़ा हुआ है कि तुम लेते हो? बोला नाम चढ़ा हुआ है। ये कमाल की बात देखिएगा आप, सिस्टम क्या है, जिसके 5 एकड़ जमीन है, जिसके 15 बीघा जमीन है, आपके गांव में भी वो लोगों का नाम भी उसमें चढ़ा हुआ है कि वो अनाज ले रहे हैं। कुछ लेके डंगरों को डाल देते हैं, कुछ लेके खेत में डाल देते हैं, कुछ खाते नहीं है, उनको मालूम है उसमें केमिकल है और उससे कैंसर होगा। अब जो गरीब आदमी है जिसके पास नहीं है वो बात अलग है। लेकिन मैंने बोला कि आप जब उसको खा भी नहीं रहे हो, ले भी नहीं रहे हो, तो क्या आपको मालूम है कि रजिस्टर में एंट्री हो रही है कि आपने भी लिया है? मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह देता हूं कि भैया देवेंद्र बलारा का खाते में नाम तो चल ही रहा है। फिर वो एक दिन फ़ोन करता है कोटे वाला कि देवेंद्र भाई आपका राशन आया हुआ है। मैं बोलता हूँ यार तुम किसी गरीब को दे दो। अरे लेकिन साइन तो आपको ही करने पड़ेंगे। अब साइन तो मेरे हो गए। अब आप अखबार में छापते हैं, आज से 50 साल बाद हमारे बच्चे, हमारे पोता पोती अखबार में देखेंगे, पौरे साहब के अखबार में लिखा होगा कि 85 करोड़ लोग तो 5 किलो अनाज लेते थे। और सरकार में बैठा आदमी, जो बाबूजी जिसकी बात कर रहे थे, जो पढ़े लिखे तबके हैं, वो उस अखबार को देख कर, उस रजिस्टर को देखकर एंट्री करेंगे। मेरे पोते को बोलेंगे कि तेरा बाप, तेरा दादा 2026 में 5 किलो अनाज पे जिंदा रहता था। वो बोलेगा अरे नहीं वो तो ठीक ठाक था, समाज के काम किया करता था। अरे समाज के काम जाए भाड़ में, ये देख रजिस्टर में एंट्री है 5 किलो अनाज ले रहा था। ये अपने बच्चे के पैदा होते ही, लड़की के पैदा होते ही भी पैसे लेता था। उसके बाद स्कूल में पढ़ने के टाइम पे मिड डे मील में पैसे लेता था। उसके बाद ये अपनी घर में इनके कोई विधवा हो जाए तो विधवा के नाम की पेंशन लेता था उसको पालने की। इनके घर में कोई बुजुर्ग हो जाए तो उसको पालने का, बुढ़ापे का पेंशन लेता, उसको अपने बुजुर्ग को पालने का पैसा लेता था। और रोटी खाने का जुगाड़ नहीं था, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हम दिया करते थे। बाबूजी बोलेंगे वो सरकार में बैठे, हम दिया करते थे तब तुम पला करते थे। ध्यान दीजिएगा जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सबके गांव में 90% लोगों की रजिस्टर में एंट्री हो रही है कि ये सब लोग भिखारी थे 2026 में। और 50 साल बाद आपके बच्चों को ये बताएंगे यही कह करके, जैसे आज हमको बताया जाता है कि हमारे यहां अनाज की कमी थी तो हरित क्रांति लानी पड़ी। ये झूठ है, ये प्योर प्रोपेगेंडा था हमको हाइब्रिड बीज देने का। क्योंकि जो आपने कहा था कि जीवन को चलाने की लागत थी ही नहीं, आग भरी में, अनाज भरी में, मेहनत भरी में, खाद भरी का, दूध भरी का, घी भरी का, लड्डू भरी के, जो बनाना है वो भरी का, खेत में 10-10 पेड़ हैं फलों के, जो मौसमी फल है वो आन लग रहा है। हमारे पास सरप्लस होता है हर चीज का, सब्जी हमारे बटोरे के ऊपर हो जाती है, हमारे खेत में, हमारे पेड़ के ऊपर हो जाती है, सारी सब्जियां फ्री हैं। पढ़ने के नाम पे गांव का स्कूल गांव के लोगों ने दान दे रखा है, गांव के ही टीचर पढ़ा रहे हैं। 1 रुपया बस में नहीं लगता, 1 रुपया फीस का नहीं लगता, 1 रुपया मास्टर का नहीं लगता, 1 रुपया किताब का नहीं लगता। बड़ा भाई पढ़ता है, फिर छोटा पढ़ता है, फिर छोटा पढ़ता है, ना पजामे का लगता, मेरा पजामा छोटा हो जाए, अगला पहन ले, अगला छोटा हो जाए, अगला पहन ले। और इसी तरह से 1 रुपया नहीं लगता है। और किसान के खेत में लागत शून्य है, और जितनी भी प्रॉफिट है, जितनी भी आमदनी है, वो प्योर प्रॉफिट के रूप में होती है। ये है मेरा भारत बेसिकली। तो आप कह रहे हो हमको एमएसपी चाहिए, मैं कह रहा हूं आपके 1970 वाला दे दो, आप हमको असली धन दे दो। ये नहीं, कागज नहीं, ये गलती मत करिए। मैं कह रहा हूं किसानों को, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं। उस वक्त किसान आंदोलन में 13 महीने परमानेंट टेंट मेरा टिकरी बॉर्डर पे था, परमानेंट था। मैं तीनों के तीनों कानून समझाया करता था, गांव गांव जा करके, एक दिन में 5-5 गांव पूरे डिटेल में समझाता था किसानों को। देखो ये इस कानून में ये लाइन लिखी है तुम्हारी बर्बादी की। मैं दुकानदार को समझाता था कि दुकानदार तुम ऐसे बर्बाद होगे, तुम्हें लग रहा है किसान का कानून है ये, तुम्हें लग रहा है खेती के कानून, हाँ, ये पूरे समाज को तोड़ने और बर्बाद करने का कानून है। पूरे समाज को साथ देना पड़ेगा और पूरे समाज को ही बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि किसान की बात करते हुए आप दूसरे तबके को छोड़कर बात करो। ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, सर्वाइवल ही नहीं हो सकता किसान का ऐसे, और उन लोगों का भी नहीं हो सकता बिना किसान के।
मतलब किसान ने के पास अगर एमएसपी नहीं हुआ, उसकी जमीन छीनी चली गई, उसके पास अनाज नहीं हुआ, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं चलेगा, मनरेगा में उस दिन से पैसे नहीं आएंगे। और जिस यूबीआई की आप बात कर रहे हैं, इसका प्रोपेगेंडा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आज से 15 साल पहले दिया था। आप नहीं समझ पा रहे हैं। जो कह रहा राहुल गांधी की 72,000 रुपए आप कह रहे थे, उसको बढ़ाने की बात कह रहे थे, मैं कह रहा हूं मत बढ़ाने की बात कहो, आप ये कहो सम्मान को बचाने के लिए हमको जितना पैसा देना है काम के बदले चाहिए, हमको फ्री में नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री में लेते ही स्वाभिमान का सत्यानाश होना तय है। मुफ्त में नहीं लेना है कुछ भी, और हमारे समाज का कोई व्यक्ति मुफ्त में कभी लिया ही नहीं है। और ये 72,000 रुपया नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। हमारे आदरणीय थे वो जो बैंक में काम करते हैं, उनको मालूम नहीं ब्याज कैसे, कर्जा कैसे दिया जाता है। मेरी एक किताब है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, मैं उसमें सहलेखक हूं, हमारे घनश्याम वर्मा जी की किताब है। हमने आरबीआई से सवाल पूछे हैं, हमने वित्त मंत्रालय से सवाल पूछे, केंद्र सरकार से सवाल पूछे, डिटेल में सवाल पूछे और एक एक बात पूछी। आपको मालूम पड़े जितना किसानों को केसीसी के नाम पे कर्जा दिया हुआ है, जितना भी कर्जा दिया हुआ है होम लोन के नाम पर, जितना भी कर्जा दिया हुआ है गाड़ियों के लोन के नाम पर, और जितना भी दिया हुआ है सारा का सारा लोन फर्जी है। खुद वित्त मंत्रालय ने अपनी आरटीआई के जवाब में लिख कर दिया है हमको, प्योर फ्रॉड है। और हम जब कोर्ट में जाते हैं तो हवा निकलती है बैंक वालों की। आज तक हम लगभग 10,000 के करीब पूरे भारत में लोगों का आवेदन हम बैंक में लगा के पूछे हैं, एप्लीकेशन रिटर्न में लगा के पूछे हैं कि बताओ ये जो पैसा तुमने हमको दिया था ये तुम्हारे पास था भी कि नहीं था। भाई मैं आपको तभी दे पाऊंगा ना जब होगा। पोरे साहब बैंकिंग में हैं, ये कोऑपरेटिव में चलते हैं, इनके वाला खेल नहीं है ये। वो जो बिजनेस, प्योर बिजनेस चलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो प्योर बैंकिंग। यहां कोऑपरेटिव में तो हमारा ही पैसा हमें ही दिया जाता है, बहुत ही नॉमिनल से उस चार्जेस के ऊपर। यहां इसकी बात नहीं, कोऑपरेटिव में तो हमारा ही पैसा है, मतलब इसमें उनका नहीं है। यहां पर जो बात हो रही है उस बैंकिंग की हो रही है जो आरबीआई के जरिए जो एसबीआई और दूसरे स्मॉल फाइनेंस हम लोगों को दे रहे हैं घरों में। 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी, वो 40 लाख करोड़ हो गई है अभी नोटबंदी के बाद। इतना ही है जी, लगभग 40 लाख करोड़ की करेंसी है, नोट छपे हुए अपने 40 लाख करोड़ है, प्रिंटेड करेंसी है, ठीक है। 40 लाख करोड़, 47 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ मान लो यार, कितनी मानोगे? 50 लाख करोड़। अभी अभी एक हफ्ता पहले की खबर है, आरबीआई से 1.25 लाख करोड़ रुपए का सोना गायब हुआ है, मालूम है आपको? और यह भी मालूम है आपको कि कोई भी बैंक या आरबीआई उतने ही नोट छाप सकती है जितना उसके पास सोना होता है। सोना और एसेट जो भी है, एसेट्स नहीं होता है। हमने ये आरबीआई से रिटर्न में ले लिया है, हमने ये वित्त मंत्रालय से ले लिया है कि रुपए के मानक को 1882 के पेपर करेंसी एक्ट के बाद छेड़ा नहीं गया है, इसीलिए वही पेपर करेंसी एक्ट 1882 ही रुपए का मानक माना जाएगा। और पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है कि आपके 15 रुपए की एक मोहर ही रुपया है। जैसे आपके 100 रुपए के नोट के ऊपर लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इसका मतलब रिजर्व बैंक का गवर्नर वो 100 रुपए देने के लिए लायबल है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये 100 रुपए की पर्ची है, 100 रुपया नहीं है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार छापती है, सिक्के भारत सरकार छापती है, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 100 का, चाहे 500 का, चाहे सिक्का हो, चाहे नोट हो, वो सारे के सारे रुपए के लीगल टेंडर हैं, रुपया नहीं है। रुपया क्या है? जो आरबीआई के पास हमारा रुपया रखा है, कितना रुपया? 15 रुपया बराबर एक मोहर। एक मोहर का मतलब मालूम है? 11.664 ग्राम शुद्ध सोना, यानी हमारे 15 रुपए की वैल्यू, भारत के आदमी की कमाई की 15 रुपए की वैल्यू 1 तोला सोना है। आज भी कानूनन रूप से आरबीआई और भारत सरकार के कानूनों के हिसाब से प्रोफिशियल डॉक्यूमेंट है, किताब के अंदर हमने छाप दिए हैं, और अभी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इसको लेकर के। अब जब हमने उनसे पूछा कि तुम ये खेल कैसे खेलते हो, तो उनका कर्जे का खेल कैसे चलता है इसको समझिए। बैंकों को लिए उन्होंने नियम बना दिया कि बैंक के पास अगर 100 करोड़ रुपया पड़ा है,
आज से 2 साल पहले नियम था कि बैंक के पास पड़ा 100 करोड़ है। एक छोटा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा है, मेरे से आप लोग लोन लेने आ जाते हो, मैं कितना रुपया लोन दे सकता हूं आपको 1 लाख में से? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख ना, ठीक है। बैंकों का क्या खेल है, वो कह रहे हैं कि अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा है तो बैंक 1000 करोड़ का लोन दे सकता है। ठीक कह रहा हूं जी? ठीक है, ये पूर्ण के अधिकारी हैं, और ये पहले का था, 2 साल पहले का। अभी क्या है कि अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा है तो अभी शायद मेरे ख्याल 225 या 125 गुना कर दिया उन्होंने, यानी अभी वो 1000 करोड़ नहीं, अभी वो मतलब 2000 करोड़ भी दे सकता है, अभी वो दे सकता है। अरे दे कहां से रहा है? वो कह रहा है बैंक लोन कैसे देता है। आप लोन लेने गए, आपकी प्रॉपर्टी थी 10 लाख रुपए की, उसने इवैल्यूएट किया मैनेजर ने, मैनेजर बोला तुमको 8 लाख रुपए का लोन मिलेगा। आप बोले ठीक है मैं दूंगा, 8 लाख रुपए दे दो। उसके ऊपर रजिस्टर, उसके कागज ले लिए, कागज लेकर के वहां पर बैंक मैनेजर एक अलग से क्रेडिट अकाउंट बनाएगा हवा में, वो कोई पैसा कहीं नहीं है। गलत तो नहीं है जी? ये इसलिए बैठे हैं, इसलिए मेरे लिए आसान हो गया पूछ कहना, क्योंकि मैं पूछता रहूंगा कि झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। हवा में एक खाता बनेगा, उसमें आपको 8 लाख रुपया दे दिया जाएगा। वैसे उनके पास पासवर्ड है, लो जी हो गया कर्जदार। उस 8 लाख रुपया वो आपके खाते में ट्रांसफर, मतलब डिजिट, सॉरी नॉट रुपया, वो 8 लाख की डिजिट वहां ट्रांसफर हो जाएंगे आपके खाते में। अब आप कर्जदार हो गए बिना किसी चीज के, बैंक ने आपको कुछ दिया नहीं, उसके बदले उनके पास कुछ रखा नहीं, उसका कोई मानक नहीं, कुछ भी नहीं है, वो केवल डिजिट है, और आपको कर्जदार बना लिया, प्रॉपर्टी आपकी बंधक हो गई। अब आप कमा कमा के उसको कितना पैसा दोगे? 8 लाख रुपया। और जब आप बैंक से लेने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 8 लाख रुपए के बैंक नोट। देखो बड़ा कमाल की बात, ये बात मैं समझा नहीं पाता हूं, क्योंकि आप जो बैंक को दे रहे हो, आप अपनी मेहनत दे रहे हो, मेहनत दे रहे हो ना। क्यों जी? आपने सुबह जो खाना खाया था उसी से शरीर में ऊर्जा आई थी, उसी से उन्होंने दिहाड़ी करी थी, वही आपने उनको दिए, उसी के बदले आपको कुछ देंगे, वो आपको हवा दे रहे हैं खाली। अब ये खेल कैसे खेलते हैं बैंक वाले कि जब आप 15 रुपए जमा करते हो बैंक में, 15 रुपए ओनली, तो बैंक 1 तोला सोना अपने पास रख लेता है और 1.5 लाख रुपए के बैंक नोट छाप लेता है। यानी आपकी एक ट्रांजैक्शन के साथ 1.5 लाख गुना की ठगी हो रही है देश के प्रत्येक भारतीय के साथ। तो सबकी मकान, दुकान, घर, परिवार टूटना तय है। ये किसान का नहीं, आप यहां जितने बैठे हो, कुछ भी करते हो, आप सब लोग जितनी के प्रॉपर्टी के मालिक हो, उससे फालतू के कर्जदार नहीं है तो बता दो, सारे के सारे, मैक्सिमम लोग। क्यों जी? सारे के सारे लोग जितनी प्रॉपर्टी के मालिक है उससे फालतू के कर्जदार। और सिर्फ आप नहीं, दुनिया का प्रत्येक देश जितनी उसकी जीडीपी है उससे कई गुना ज्यादा का कर्जदार है। जिसको डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे थे, अमेरिका और जापान दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में है। दुनिया का सबसे 400% का कर्जदार जापान है और लगभग 400% का कर्जदार अमेरिका है। समझ गए? यानी कि अब उनकी इकोनॉमी जब डूबेगी तो किसान भी बर्बाद होगा ही होगा। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, बस मैं इसको फाइनल लेवल पे लेकर के जाता हूं कि भाई किसान ने जब आत्महत्या करी तो मेरे ख्याल से उसने तब करी होगी जब वो शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक सब तरह से टूट चुका होगा और आर्थिक रूप से भी टूट जाएगा। और शारीरिक रूप से तोड़ रहा है उसको खाना, सामाजिक रूप से तोड़ रहा है उसको तंत्र, आर्थिक रूप से तोड़ रहा है उसे पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरी सरकार, पारिवारिक रूप से तोड़ रहा है कानून। और अगर इसको रोकने के लिए कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई जाए, हम जैसे संगठनों की, पॉलिटिशियंस की और सरकारों की, सरकार तो नहीं करेगी, ये तो तय है। ये तो एक पहली लाइन आप, मतलब आपने जैसे पोरे साहब ने कहा था कि 40 साल हो गए इनको संघर्ष करते हुए, तो भैया 40 हम भी कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकार तो नहीं करेगी। तो अगर कम्युनिस्टों वाली लाइन पे चलें कि सरकार से डिमांड करेंगे तो भैया फिर सरकार को माई बाप साबित करना है। पर यदि भारत की संरचना को समझ लें तो भारत की हुंकार है और जनता ही सरकार है। हमारे ये
टैगलाइन है कि जनता सरकार है। जनता को ये मालूम ही नहीं है, किसान को ये पता ही नहीं है। तो हम जब गाँव में जा कर के किसान से बात करते हैं, अल्टीमेटली मैंने एक चीज़ समझी है कि ना तो एमएसपी मांगो, ना ही आप यूबीआई मांगो। अगर कुछ मांगना है या अगर कुछ करनी है व्यवस्था, तो गांव के लोगों को इस बात के लिए समझा लीजिए। मैंने ये कोशिश की है, मेरी टीम ने पूरे भारत के अंदर कई लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अभी हम लोग हरियाणा में 23 मार्च को एक तो तालकटोरा स्टेडियम में एक सेमिनार कर रहे हैं, बड़ा सेमिनार, ये 23 मार्च आ रहा है अगले महीने। और उस सेमिनार में के बाद हम लोग हर गांव में 7,000 गांव, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम हरियाणा तक ही सीमित ज़्यादा हैं, और आप सब लोग मतलब सहयोग अगर करेंगे तो हम लोग जितना भी हमारा आप लोग उपयोग कर पाओ, मतलब हम लोग उसके लिए भी बिल्कुल ओपन होते हैं। कोई स्ट्रक्चर हमारा फिक्स नहीं। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई उस किसान से बात कर लेते हैं एक बारी बैठ करके। मैंने जब हर मुद्दे पर बात करी है, गांव में टेस्टिंग के लिए बात की थी, तो लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है कुल मिलाकर के 10 प्रॉब्लम्स पे बात करने में। सुबह से लेकर रात तक की बात कर रहा हूं मैं। वी नीड लॉट ऑफ टाइम। हमारे यहाँ हमारे जितने भी लोग बोले हैं, इनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, इनका एक्सपीरियंस बहुत कुछ है। हमारा बैठकर बात करेंगे, कम से कम 1 हफ्ता चाहिए हमको ही समझने में, और गांव को समझाने में तो और ज़्यादा समय चाहिए। गांव का ही आदमी चाहिए कि हम उसको समझा सके, वो गांव को समझा सके। क्योंकि हमारी बर्बादी केवल नासमझी की वजह से हुई है, और उन लोगों ने हमारी नासमझी का फायदा उठाया है, इस सिस्टम को चलाने वाले लोगों ने। तो इसका समाधान केवल समझ है, केवल समझ कि कैसे वापस लागत को मिनिमम कैसे किया जाए, और उसके जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन का लाभ मैक्सिमम उसको यूज करने वाले और उसको उगाने वाले दोनों को हो सके। सरकारें आपको बेनिफिट कभी नहीं देने वाली हैं, व्यापार और बाजार आपको कभी नहीं देने वाला है। यदि इस भारत को बचाना है तो केवल और केवल व्यवहार बचा सकता है, बाजार तो केवल बेचने का काम करेगा। इसी बात